नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज जमानत दे दी। इसकी सुनवाई पिछले 2 दिनों से चल रही थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां कल जितना भी डिबेट हुआ था तो आर्यन खान की तरफ से पूर्व सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने अपनी बात रखी। और जब डिबेट चल रही थी कल, तब उन्होंने कहा था कि इस केस में 2 सॉल्यूशन थे एनसीबी के पास। या तो ये जो बच्चे हैं वो यंग एज हैं, इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा सकता था, या मैक्सिमम अगर कोई इसमें सजा होती है तो मैक्सिमम 1 ईयर का इसमें जेल हो सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अपना लॉ कितना लचीला है, पार्टिकुलरली ऐसे जो ड्रग पैडलर्स हैं उनके लिए। तो ओवरऑल 2 दिन की कंटिन्यूस सुनवाई के बाद आखिरकार आज आर्यन खान के साथ साथ अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमीजा को जमानत मिल गई है। और जो ये सुनवाई हो रही थी वो सिंगल बेंच बाई एन.बी. सांबरे, जस्टिस एन.डब्ल्यू. सांबरे की अध्यक्षता में सुनवाई चल रही थी। तो जब आज ये डिबेट स्टार्ट हुई तो आज एनसीबी की तरफ से जो वक्तव्य रखा गया वो रखा गया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने। तो अनिल सिंह जी ने अपनी बात को 3 फोल्ड वे में प्रेजेंट किया। उनकी बात के अकॉर्डिंग पहला जो तथ्य उन्होंने रखा उसमें उन्होंने क्लियरली कहा गया है कि आर्यन खान वाज एक्चुअली अरेस्टेड विद कॉन्शियस। आर्यन खान को पता था एक्चुअली में कि देयर इज अ ड्रग विद हिज फ्रेंड्स। सो आर्यन खान के पास से तो कुछ नहीं मिला था, बट देयर वाज अ फैक्ट दैट कि उसको पता था कि मेरे दोस्तों के पास में ड्रग्स है। तो वो लोग मिलकर एक पार्टी करने वाले थे और ड्रग की जो क्वांटिटी थी वो इतनी थी कि मतलब कम भी नहीं थी जैसा कि मीडिया बोल रहा है। और आर्यन खान के इवन वकील ने भी बोला कि जस्ट 6 ग्राम, चाहे वो 1 ग्राम भी हो, अगर किसी सामान्य जनता पर, जो कॉमन मैन लाइक अस, अगर पकड़े जाते हैं विद इवन ए मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग्स, we can directly put under the jail without any kind of hearing। ये तो भाई साहब हाई प्रोफाइल केस है। इस वजह से इनकी सुनवाई हाई कोर्ट भी डे बाय डे कर रहा है। कॉमन मैन के कई सारे केसेस पड़े हुए हैं, कई सारे झूठे केसेस में लोगों को फंसाया गया है, उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। और कुछ तो केस ऐसे हैं कि लोगों की सुनवाइयां नहीं होती है और वो जेल में ही अपनी पूरी जिंदगी काट के और वहीं पे ही मर जाते हैं। ऐसे कई सारे केसेस हैं इंडिया में और आज भी हो रहे हैं। बट ये हाई प्रोफाइल लोग हैं, इनकी सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नो, हाई कोर्ट के पास और कोई भी कोर्ट हो उनके पास सफिशिएंट टाइम है। तो बहरहाल उस मुंबई से जो भी शिप गया था, क्रूज गया था, इस पे पार्टी कर रहे थे, उनमें इतने सारे लोगों को पकड़ा गया, उसमें कई सारे एविडेंसेस मिले। हालांकि बॉलीवुड आज खुशी मना रहा है कि इन लोगों को बेल मिल गई है, इनको बेल ही मिली है। ये अभी उस केस से छुट्टी नहीं इनकी हो गई कि आप इतना जोश से आतिशबाजी कर रहे हो, पटाखे फूट रहे हैं। आज मैंने जब चैनल खोला, चैनल में देखा कि शाहरुख खान के घर के सामने लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। वहीं यही लिबरल गैंग कल को रोती दिखेगी। अभी 4 तारीख को हमारी दीपावली आ रही है, ये सारे के सारे लिबरल गैंग, इंटेलेक्चुअल गैंग ये कहती हुई दिखेगी कि पर्यावरण में दूषण हो रहा है, धुएं से बड़ी प्रॉब्लम होगी, कुत्ते डर जाते हैं, जीव जल जाते हैं। इस दीपावली को लेकर कई सारे ये आके हमें ज्ञान फैलने लगेंगे। आज कोई ज्ञान नहीं, चलो ठीक है, फिलहाल अभी ये केस क्लोज नहीं हुआ है। वहीं इन द मिड ऑफ डे एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने भी एक सीबीआई प्रोब की डिमांड की थी। अगर कोई भी इंक्वायरी उनके खिलाफ स्टार्ट होती है तो उसकी जो जांच है वो सीबीआई द्वारा की जाए। उन्होंने प्ली डाली थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसमें उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं अगर
समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी होती है तो उनको कम से कम 3 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाए। तो मुंबई पुलिस ने एक प्रोब स्टार्ट कर दी है इंडिपेंडेंटली अगेंस्ट समीर वानखेड़े दैट वेदर इट इज अ केस ऑफ ब्राइबरी और नॉट, क्योंकि अभी एक गवाह, जो 9 गवाह थे उनमें से एक गवाह ने कहा कि समीर वानखेड़े को पैसे की बात करते हुए देखा गया है। हालांकि इस बात का खंडन किया समीर वानखेड़े ने। अब तो ये टाइम बताएगा, जब प्रोब आगे बढ़ती है तो आगे चल के हमको क्लियर पता चलेगा कि वाकई में ये कुछ ऐसा था या नहीं। फिलहाल कहानी यह है, एनसीबी ने अपने तर्क में कहा था कि अगर आप बेल दे दोगे इन लोगों को तो ये लोग एविडेंसेस के साथ टेम्पर कर देंगे, और हालांकि अब बेल दे दी गई है इन लोगों को तो हो सकता है कि जो एनसीबी का अंदेशा है वो शायद पूरा हो जाए, ये लोग शायद एविडेंसेस के साथ में टेम्पर कर सकते हैं। बट एक बात ओवरऑल मुझे समझ में नहीं आई, इस देश में आखिर हो क्या रहा है। किसी एक केस में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास में बहुत सारा टाइम होता है सुनने के लिए, वहीं कुछ केस होते हैं जो पर्टिकुलर एक्चुअली नीड स्पेशल अटेंशन, लाइक पालघर की बात करें जहां पे साधुओं को घेर के मार दिया गया, उसके बारे में किसी भी आदरणीय जज, जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड न्यायपालिका ने कोई भी उस पर एक नोटिस नहीं लिया कि क्यों हुआ ये, कैसे हुआ, उसके बारे में किसी ने भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। उसके अलावा हमने देखा था कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी जस्ट लीपापोती की गई थी खानापूर्ति के नाम पर। कुछ लोगों ने, जो उनके फैंस थे, उन लोगों ने इनिशिएशन लिया था, बट उनके इनिशिएटिव को इन लोगों ने, सरकारी तंत्र और पॉलिटिकल प्रेशर ने बाद में दबा दिया और उस केस का फाइनली कुछ नहीं हुआ। और जो सीबीआई भी लगी, सीबीआई को भी प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिले, क्योंकि सारे एविडेंसेस को छुपा दिया गया था, कुछ को नष्ट कर दिया गया था। तो सीबीआई को भी लास्टली यही कंक्लूड करना पड़ा अपनी रिपोर्ट में कि ओके दिस मे बी ए केस ऑफ सुसाइड। बट रियलिटी क्या है वो सारी की सारी अब दब चुकी है। अब उसके बारे में अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी किया जाए तो बहुत सारे तथ्य खुलकर सामने नहीं आएंगे, और यही केस अब इसके साथ में भी होगा। हालांकि एनसीबी के पास में एनफ एविडेंसेस थे, व्हाट्सएप चैट से क्लियर इंडिकेशन है कि आर्यन खान की बात किसी के साथ में हो रही थी, वो भी इंटरनेशनल मैसेजिंग के थ्रू, और ये मास जिसे कहें हम लार्जर क्वांटिटी में ड्रग्स की सेल की बात चल रही थी। और इसके अलावा एनसीबी ने एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया कि ये जो आर्यन खान अगर ये कह रहा है कि मेरे को जस्ट ऐसे ही पहली बार बुला लिया गया था, मैं ये ड्रग्स नहीं लेता हूं, तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये पहली बार ड्रग नहीं ले रहा था, इससे पहले भी कई बार ये ड्रग्स ले चुका है। ये पूरा का पूरा एक ड्रग पैडलर है और पिछले 2-3 साल से इसमें इंगेज है, जैसा कि उसकी व्हाट्सएप चैट से क्लियर नजर आता है। तो ओवरऑल हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस NW सांबरे ने 3 लोगों को जमानत आज दे दी, जिसमें मोहम्मद हमीचा, अरबाज मर्चेंट, जो कि एक्चुअली माना जा रहा है कि उसके पास सबसे ज्यादा जो ये ड्रग्स मिले, और तीसरे ये आर्यन खान जो कि प्राइम फेसी थे, जो कि मेन इसमें अक्यूज्ड हैं, अक्यूज नंबर 1। तो इन तीनों को मिलाकर बेल पर छोड़ दिया गया है। अब तो ये आने वाला टाइम बताएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर तरीके से चलने देते हैं या नहीं। बट ओवरऑल इस केस की एक बात तो क्लियर समझ में आती है, जब से गिरफ्तारी हुई है तब से लेकर और आज तक एनसीबी को किसी तरह काम करने नहीं दिया गया। डेली इस केस की सुनवाई हुई, पहले एनसीबी के स्पेशल कोर्ट में दलीलें देकर, उसके बाद में हाई कोर्ट में। ओवरऑल जो पुलिस कस्टडी दी गई थी एनसीबी को, उसमें एनसीबी को प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट नहीं किया गया। तो बहुत सारे तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गई खान गैंग के द्वारा, जिसे मैं कहना चाहूंगा। और इन बिटवीन एक नया कंट्रोवर्सी अब ये क्रिएट होता है, जिसमें कि वहां के एनसीपी के मिनिस्टर साहब नवाब मलिक, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि उनको दर्द क्यों इतना हो रहा है आर्यन खान के केस में। नवाब मलिक पुराने डॉक्यूमेंट्स लेके निकल रहे हैं कि भाई उनके पिताजी मुस्लिम थे, बाद में जब उसका कंडेमनेशन हुआ तो भैया वो उठा के उनकी मैरिज का भी एक फोटो डाल दिया उठा के ट्विटर पे
किसी की प्राइवेट लाइफ के साथ में ऐसे खेलना कहां तक जायज है? आप एक पॉइंट पे जब आप फंस जाते हो तो आप प्राइवेसी की बात करते हो। जैसा कि अभी पिगासस स्पाईवेयर को लेके प्रॉब्लम हो रहा था, बीजेपी को आप ब्लेम कर रहे थे कि पिगासस स्पाईवेयर का यूज करके चुपचाप हमारी प्राइवेसी में दखलंदाजी दी जा रही है। वो तो चलो चुपचाप कर रहे थे, उसमें तो कोई क्लियर नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर जो समीर वानखेड़े के साथ में किया गया कि जो कि एक क्लास 1 ऑफिसर है और उसके अपने करियर में अभी तक कोई दाग नहीं लगा है, ऐसे इंसान के प्राइवेट लाइफ के साथ में खिलवाड़ करके छोड़ दिया। आप उसके डेट ऑफ बर्थ को लाते हैं, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल क्रिएट करते हैं, फिर अगर वो बात जब फॉल्स हो जाती है तो फिर आप कहते हैं उसकी शादी किसी मुस्लिम के साथ हुई थी या मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। अरे भाई, उसकी प्राइवेट लाइफ है, कैसे उसकी शादी हुई, क्या हुई, आखिर इस शादी और इस जो इतना भी ड्रामा आप क्रिएट कर रहे हो, इससे आप कहना क्या चाहते हो? क्या वो एक मुस्लिम है? अगर हो भी, मैं मान लूं कि अगर उसके पिताजी मुस्लिम हो और उसकी माँ हिंदू हो, जैसा कि नवाब मलिक अपने सपनों में सोच रहा है, बट रियलिटी ये है कि उनके पिताजी हिंदू थे और उनकी माँ हालांकि मुसलमान थी। इन दोनों के जो पुत्र हुआ, ये समीर वानखेड़े, ये अपने आप में एक हिंदू है। तो ओवरऑल मैं दो चीजों को मिक्स नहीं करना चाहूंगा, वरना ये चमचे लोग खड़े होके एफआईआर करने के लिए सबसे पहले भागते हैं। बट मैं एक जनरली ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप समझते हो कि एक हिंदू और एक मुस्लिम से पैदा हुए समीर वानखेड़े अगर मुस्लिम हैं, तो राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं एनसीपी के, कुछ ये नेशनल कांग्रेस पार्टी जो कि कोलिशन की गवर्नमेंट चला रहे हैं, कहां पर? महाराष्ट्र में विद कांग्रेस। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी को आप क्या कहोगे? किस बेस पे आप राहुल गांधी को ब्राह्मण बोलते हो, जिसमें कि राजीव गांधी के पिता एक पारसी थे, फिर राजीव गांधी की शादी हुई सोनिया गांधी के साथ में, जो कि सोनिया गांधी नहीं, एंटोनियो माइनो थी, जो कि इटली से, और वो भी क्रिश्चियन और एक पारसी के मिलन से एक ब्राह्मण कैसे पैदा हो सकता है? मैं एक्चुअली यहाँ पे इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरा ये क्वेश्चन है। अगर किसी महानुभाव पर जो कि बहुत ज्यादा नॉलेज रखता हो कांग्रेस के बारे में या फिर इन गांधी परिवार के बारे में, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि राहुल गांधी कैसे ब्राह्मण हुआ। आप इसको प्रूव कर सकते हैं? दूसरी बात, जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें वन ऑफ द राइट है तुम किसी की प्राइवेसी के साथ खेल ले सकते हैं, आर्टिकल नंबर 9। और ये जो नवाब मलिक सरेआम समीर वानखेड़े की प्राइवेसी के साथ खेल रहा है, इसका क्या उद्देश्य बनता है कि आप किसी के डेट ऑफ बर्थ को लाके प्रकाशित कर दोगे, पब्लिश कर दोगे विदाउट एनी काइंड ऑफ टेकिंग कंसेंट फ्रॉम दी कंसर्न पर्सन, और फिर उसके बाद में अगर वो फॉल्स हो जाता है तो फिर आप उसकी शादी के प्राइवेट फोटोज को लाके ट्विटर पे डाल देते हो। मैं तो ये कहना चाहूंगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को अब इंटरेस्ट लेना चाहिए। दे शुड फाइल अ केस अगेंस्ट दिस फेलो। Why unnecessary he is taking too much interest in Aryan Khan case? What kind of relationship this Nawab Malik is having with Shahrukh Khan that need to be investigated properly? और महाराष्ट्र में आजकल ऐसा चल रहा है और एनसीपी कई मामलों में ऐसे ही दंगाइयों जिहादियों के साथ खड़ी दिखती है और वो खुद अपने नाम से अपना एक भाईचारा निभाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी क्लियर समझ में आ गई होगी कि इन तीनों को जमानत मिल चुकी है। अब ये टाइम बताएगा कि आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे चलता है, वेदर दे आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद एनसीबी। बट एज पर द इंडियन लॉ देयर इज ए फ्लॉ इन द आईपीसी दैट इस केस में अगर सुनवाई अगर होती है प्रॉपर तरीके से तो हार्डली ये अपनी एज को लेकर बच जाएंगे। इंडिया में एक अजीब तरह का रेड चाल है, 5 साल से बड़े बच्चे का टिकट लगता है, वो भी फुल इंडियन रेलवे में, उसको व्यस्क मान लिया जाता है। वहीं जब कोई बच्चा कोई क्राइम कमिट करता है तो उस कंडीशन में उसको अभ्यस्क मान लेते हैं। 18 साल से जो कम है उसको कह देंगे भाई ये माइनर बंदा है, मतलब एज कम है, और बच्चा है उसको आप बच्चा बोल रहे हो और इंडियन रेलवे में उसको व्यस्क में कंसिडर करके एक पूरी टिकट का चार्ज ले रहे हो। कहां तक ये दोगलापन सही है?
पहले अपने आप को करेक्ट कीजिए कि आपके हिसाब से कौन बच्चा है और कौन वयस्क है, वयस्क होने की क्या एज है, वो आपको क्लियरली बतानी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे आप यहाँ पे इंडिया में भेड़ चाल चला रहे हो और दो तरह के नियम चला रहे हो, जो कि बहुत गलत है। अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री को लीड कर रहे हो, देयर मस्ट बी ए सेम रूल फॉर एवरीबडी, और सबके लिए सेम रूल होना चाहिए। ये शक्ल देख के रूल नहीं बनाए जाते हैं कि ये पर्सन है तो इसके लिए ये रूल और ये पर्सन है तो इसके लिए ये रूल। प्लीज डू करेक्ट इट। और ये नहीं तो इस आईपीसी में इतने फ्लॉज हैं कि ऐसे जिहादी लोग, जिहादी मानसिकता के लोग अपना काम करेंगे, पास में पकड़े भी जाएंगे, उनको आप छोड़ दोगे। कई सारे नोट मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कई सारे जो टेररिस्ट भी पकड़े गए उनको हमने खूब बिरयानी खिलाई और लास्ट में उनको छोड़ना पड़ा। तो बेटर है पहले अपनी आईपीसी को मजबूत करो, अपने नियम कानून को मजबूत करो, पहले एक रूल बनाओ सबके लिए। दैट इज वेरी वेरी मस्ट। मेरा रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से, दे शुड स्टार्ट टेक एन इनिशिएटिव टू वर्क टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट नीड टू बी पास्ड एज सून एज पॉसिबल। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्दी जल्दी लाइए, उसके बाद में एनआरसी, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, उसको बाद में आप उसके बारे में सोचना। पहले ये लॉ सबके लिए बराबर करो, क्योंकि इस लॉ के चक्कर में कई सारे क्रिमिनल ऐसे बच जाते हैं और जो इनोसेंट बंदे हैं वो अपनी इनोसेंस कभी प्रूव कर नहीं पाते और जेल में सड़ के मर जाते हैं, उनकी कभी सुनवाई नहीं होती। उनके लिए हाई कोर्ट के पास में टाइम ही नहीं है। उन सब के लिए, ये चंडू चंपू के लिए इतना टाइम है हाई कोर्ट के पास में कि डेली इनकी सुनवाई हो रही है। ओवरऑल दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा। आप क्या समझते हैं इस केस के बारे में? प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।